Hello everyone, welcome back to my channel Psyche Chat with Shikha Sharma. I hope you all are doing well and studying properly and watching the videos also. Yeah, all right. See, today is our last theory class of this chapter. Fine. मतलब आज जो है चैप्टर की जो रीडिंग वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और कल सैटरडे है तो कल कोई क्लास नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, सैटरडे संडे विल बी ऑफ एंड आफ्टर दैट ऑन मंडे देयर विल बी अ क्लास। एंड मंडे को क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, हमने पहले डिसाइड किया था ना कि हर एक चैप्टर के लास्ट में हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। यानी कि क्वेश्चन बैंक एक वो एस्पेक्ट है या ये कहें कि वो पार्ट है चैप्टर का, या इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि आपका जो चैप्टर है उसका 99% जो पोर्शन होगा वो कवर हो जाएगा। यानी कि अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो आपका जो पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका 99% पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा। हाँ, 1% होता है कि कोई भी 2 मार्कर क्वेश्चन या 1 मार्कर क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए ऑफ कोर्स आई कांट से एनीथिंग, बट यस मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको उन्हीं क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। और अगर जैसे बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से घुमा फिरा के पूछे गए हों, बट क्वेश्चन वुड बी द सेम, मतलब बेसिकली आंसर वुड बी द सेम। फाइन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं जिससे आपका जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अगर फिर भी आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, या फिर यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आई एम हैविंग दैट चैनल साइकी चैट विद शिखा। इसका जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन अर्लियर वीडियोस आई वाज सेइंग कि वो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट नहीं, वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा वो। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको साइकी चैट का जो लिंक है टेलीग्राम का वो आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, डू फॉलो दैट चैनल। अगर आपको लिंक स्टिल नहीं मिल रहा है या जो भी रीजन है, वट एवर द रीजंस आर, तो अगर आप नहीं एबल कर पा रहे हैं, मतलब ज्वाइन कर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, टेलीग्राम पे सर्च करिए साइकी चैट विद शिखा। हर एक वीडियो के लास्ट में मैंने टेलीग्राम का जो नाम है चैनल का वो डाला हुआ है, तो आपको वो इजीली आई थिंक मिल जाना चाहिए। ठीक है, स्टिल अगर नहीं मिल रहा है या कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। फाइन, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। आई यूज टू चेक आउट ऑल द कमेंट्स एवरी डे, so that thing will reach to me. Fine, all right। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हमें 2-3 टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत लाइट सी क्लास है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत डिफिकल्ट सा कुछ करना है कि बहुत सेंसरी ओवरलोडिंग होने वाली है, ऐसा नहीं है, बहुत लाइट क्लास है। ठीक है, तो बट पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें एक बारी, है ना। ओके, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जो आपका होमवर्क था फॉर यस्टरडे। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू एबल टू फाइंड एनी गिफ्टेड चाइल्ड। आप अपने आसपास किसी भी गिफ्टेड चाइल्ड को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे बताएंगे कि कोई भी बच्चा जो है वो गिफ्टेड है। ऑफ कोर्स ये चीज है ना, आप हर एक के पास आईक्यू का टेस्ट लेके तो जाने से रहे कि आपका आईक्यू बताइए, अच्छा आपका आईक्यू अगर 115 से ज्यादा है तो आप गिफ्टेड स्टूडेंट्स में आते हैं। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नो no. हम कैसे पता लगाएंगे? करेक्टरिस्टिक्स से, है ना, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों की, मतलब हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में दे आर वेरी गुड, दे आर परफॉर्मिंग सो वेल, दे आर ऑन द टॉप। हर एक टीचर के फेस पे, मतलब उनके मुंह पे उन बच्चों का ही नाम होता है। जो भी बच्चे आपकी क्लास में बहुत अच्छे, बहुत एक्टिव हैं, लाइक वन स्टूडेंट वाज देयर इन माय क्लास, तो शी वाज सो, मतलब एक्टिव इन एवरीथिंग, एंड शी वाज सो क्रिएटिव आल्सो, मतलब हर चीज में शी वाज
the best. So I used to call her gifted child, and she scored the highest marks in all over Hisar. तो हिसार में साइकोलॉजी में उसने हाईएस्ट स्कोर किया था, इवन ह्यूमैनिटीज में उसने हाईएस्ट स्कोर किया था. और नाम मुझे मेंशन करना ठीक नहीं लग रहा है, तो आई विल नॉट मेंशन विदाउट हर परमिशन. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड. ठीक है, 4 मार्क्स में है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. फाइन. बट हाँ, इसके पहले एक स्टेटमेंट जरूर मेंशन करिएगा कि वी विल बी एबल टू फाइंड द गिफ्टेड चाइल्ड बाय व्हाट? बाय मैचिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्ड. क्या मतलब क्या बन जाता है इस पे? आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हो इस पे, सीरियसली नहीं कर सकते हो. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. अलग अलग टाइप के जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो उनका मेंशन करना है. सी, हमने जब स्लाइड्स करी थी ना, उसमें हमने लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट द फॉलोइंग टाइप्स आर देयर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट द फॉलोइंग टाइप्स आर देयर. हमने इस तरीके से उसमें मेंशन किया था. लेकिन यहाँ पे अगर आपको याद है तो आप मेंशन कर सकते हैं वो कैटेगरीज. अगर आपको नहीं याद है तो आप जितने भी टाइप्स हैं टेस्ट की वो सब ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, देन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, culture fair test and culture bias test. तो all 7 types. जी हाँ, all 7 types you have to explain. यहाँ पे आप कोई भी skip नहीं कर सकते हैं. अगर आप skip करेंगे तो there are possibilities कि marks deduct हो सकते हैं. मतलब ये सच में ऐसा ही है. अगर आपने कुछ mention किया है उसका score आपको मिले या ना मिले, जो नहीं mention किया है और question में पूछा गया था उसका score सबसे पहले deduct होगा. That is true. फाइन. तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है. रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और किस एस्पेक्ट में पूछा है. उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है. जितने पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन को उतने पार्ट्स में. ओके, जैसे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा कि इज देयर एनी ड्रॉबैक यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट. जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट यूज कर रहे हैं उसका क्या कोई ड्रॉबैक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्टली उसके मिसयूज एक्सप्लेन करना शुरू नहीं कर देना है. आपको क्या करना है? पहले आपको पहले इस स्टेटमेंट का आंसर देना है. इज देयर एनी ड्रॉबैक? यस, देयर आर ड्रॉबैक्स और देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. एक्सप्लेन में आया है, 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है तो कोई भी 3 पॉइंटर्स आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने हैं. 3 मार्क्स में आया है तो 3 पॉइंटर्स, 6 मार्क्स में आया है 6 पॉइंटर्स, 4 मार्क्स में आया है तो 4 पॉइंटर्स, एटलीस्ट 4 पॉइंटर्स. उसके बाद आप लिख सकते हैं इफ यू आर एबल टू रिकॉल. अगर नहीं याद आ रहा है तो दैट इज कंप्लीटली फाइन. फाइन. एज मच एज पॉसिबल यू नीड टू राइट द क्वेश्चंस इन टू पॉइंटर फॉर्मेट. उसको आपको चेंज नहीं करना है. ठीक है. अब अगर यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर नहीं दिया, आपने नहीं लिखा कि यस देयर आर ड्रॉबैक्स, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपका हाफ मार्क या 1 मार्क यहाँ पे कट हो जाएगा. कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे थोड़े से सन के टाइप के होते हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले हम. आज की पढ़ाई शुरू करें हम. ओके करते हैं. लास्ट पार्ट इज कल्चर एंड इंटेलिजेंस. इसके बाद क्या है? इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन. वही सेम कंटिन्यू है यहाँ पे. फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस. दिस इज माय फेवरेट टॉपिक. ऑनेस्टली आई जस्ट लव दिस टॉपिक. एक्सप्लेन करना भी और उसको अंडरस्टैंड करना भी एंड उसको फील करना भी. आई जस्ट लव दिस टॉपिक. स्पेशल एबिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे, यानी यहाँ पे हम एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे. देन दिस इज द लास्ट स्लाइड, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. सो बहुत छोटे छोटे से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो हम इनको फटाफट से करते हैं. ओके. अब कल्चर का और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन है? बिल्कुल वैसा ही रिलेशन जैसे एनवायरनमेंट का और इंटेलिजेंस का था. कल्चर कहाँ पे होता है? एनवायरनमेंट में होता है.
हम जैसे इन्वायरमेंट में हैं वही तो कल्चर बनाता है, या जैसे कल्चर में है वैसे उसी से तो हमारा इन्वायरमेंट बनता है ना। तो बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है, हमारे आसपास का जो भी माहौल है, वो हमारे इंटेलिजेंस को ग्रो कराने में किस तरीके से हेल्प करता है। सी मैं आई वांट टू रिलेट ओवर हियर विद सम थिंग्स। जैसे हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्री नेटल पीरियड, अगर मदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम और समथिंग, उसी तरह की एबिलिटी बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर होती है। अगर जो मदर बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, बहुत स्ट्रेस में रहती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वैसे ही स्ट्रेस लेने वाली पर्सनैलिटी बच्चे की भी डेवलप होती है। फाइन। In the same way, if the mother is very happy and chilled and not taking any tension, तो बच्चा भी वैसा ही, मतलब more or less जो है, वो जो traits हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे में आते हैं। Fine, other things also influence the child's behavior, that is true, लेकिन ये भी बहुत एक important factor है। फाइन। तो एक जो थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि एक मैं इस चीज को क्या नाम दे सकती हूँ, प्रैक्टिस तो नहीं नहीं नहीं, एक वो प्रिपरेशन है कि किसी भी एग्जाम से पहले एक जो प्री टेस्ट होता है ना, जैसे आपके प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं, तो ये उसी टाइप का है कि एक जो क्राइटेरिया है ना वो वहां पे सेट हो जाता है कुछ हद तक। तो इसीलिए कहते हैं दैट प्रीनेटल पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मदर इज लाइक दैट इज मस्ट, द मदर शुड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट। यस, ओके। अ रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगॉट्स्की, इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है, द फर्स्ट नेम वाइगॉट्स्की, ऐसे तो इसको विगोट्स्की भी बोलते हैं। इसी रशियन है। तो जब हम अलग लैंग्वेजेस को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। दैट इज ट्रू। अगर हम कोई थ्योरी भी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब सॉरी ट्रांसलेट कर रहे हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, तो वहां पे भी ये पॉसिबिलिटीज हैं, जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो बहुत चेंज हो जाते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। we are more, maybe like we are more comfortable in speaking Hindi, है ना, but that doesn't mean we can't speak English. But there is a drawback of speaking English. What is that? That is कि we cannot explain each and everything, each and every bit of our emotions into English language. We cannot say that, क्योंकि हिंदी में हर एक भाव का एक अलग शब्द है, एक अलग तरीका है उसको दिखाने का, उसको प्रेजेंट करने का। लेकिन वो चीजें इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में इफ यू आर हैप्पी तो हैप्पी, जॉय जॉय, लेकिन प्रसन्नता, खुशी, और मतलब एक अच्छी अनुभूति, बहुत बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं हिंदी में। जिससे बहुत सिंपल है ना, हिंदी में चाचा, मामा और मौसा, फूफा, सबके लिए अलग अलग शब्द हैं। हम एक वर्ड में समझ जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या है, अंकल। लैंग्वेज में ऑफ कोर्स ना, अगर वहां पे सेंटेंस में लिखा है कि मे बी कोई चाइल्ड का नाम है, मे बी राजाज अंकल से दिस थिंग एंड समथिंग लाइक दैट, तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो राजा का अंकल लिखा है। अंकल क्या हो सकता है, चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, ताया हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो वो ड्रॉबैक्स हैं। आप जब इंग्लिश से हिंदी में कुछ ट्रांसलेट कर रहे हैं, या इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, मतलब व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, तो वहां पे चीजों में थोड़ा सा चेंज आना इज वेरी नेचुरल। ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम जो प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन इसीलिए डिफरेंट होती है। वाइगॉट्स्की इज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। फ्रॉइड, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग फ्रूट बोलते हैं, कुछ फ्रॉइड बोलते हैं, पता नहीं अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे ही टिकनर है, विलियम वुंट, विलियम वुंट को चलो विलियम मतलब विलहेम वुंट है वैसे वो, बट विलियम वुंट बोलते हैं हम लोग। वी आर मोर कंफर्टेबल विद दैट। जो कार्ल यूंग है, कार्ल यूंग को मैक्सिमम लोग कार्ल जंग 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 बुलाते हैं। तो वो साइन, जब लैंग्वेज डिफरेंट है, जर्मनी या जर्मन से कोई इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर रहा है, तो वहां पे एक्सेंट में और इन सब चीजों में चेंजेस आने आर लाइक क्वाइट नेचुरल। फाइन, चलिए अब हम शुरू करते हैं, वो तो एक्स्ट्रा ज्ञान। A Russian psychologist has argued that
Culture provides a social context in which people live, grow and understand the world around them. रशियन साइकोलॉजिस्ट जो वाइगोट्स्की हैं, उनका क्या कहना है कि कल्चर एक ऐसा सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें कि लोग रहते हैं, ग्रो करते हैं और जो उनका आसपास का वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. फाइन. सी, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि जैसे हमारा कल्चर है, हमें अगर फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से खुशी से सेलिब्रेट करना सिखाता है, तो वही चीजें हम दूसरों के कल्चर के लिए और दूसरों के फेस्टिवल्स के लिए भी रखते हैं, वो रिस्पेक्ट रखते हैं. राइट. अगर हम दिवाली बहुत खुशी से मनाते हैं तो वी डू रिस्पेक्ट द क्रिश्चियन जो फेस्टिवल है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे है ना, तो उसको भी हम उतना ही खुशी से सेलिब्रेट करते हैं एंड वी डू फील लाइक ओके, मतलब वो खुशी इन दैट एनर्जी वो है वहां पे. राइट. इन द सेम वे इफ यू आर क्रिश्चियन, तो अगर आप जिस तरीके से 25 सितंबर दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इन द सेम वे आप दिवाली को भी वही उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह की जो पॉजिटिविटी है वो फील करते हैं. तो हमारा कल्चर हमें अगर दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करना सिखाता है तो वही चीजें हमारे अंदर है, हम उसी को देख के बड़े हुए हैं, वही चीजें हमारे जो आसपास छोटे बच्चे हैं वो लोग सीख रहे हैं, है ना. वेरी सिंपल ना. सो कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम. ऑफ कोर्स कलेक्टिव सिस्टम है जिसमें कस्टम्स भी है, बिलीफ है, एटीट्यूड है, अचीवमेंट है आर्ट और लिटरेचर में. तो ये सारी चीजों को बना के कल्चर बनता है. हम क्या सोचते हैं, किस तरह के हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में कलर्स कौन से में पसंद है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक, हमारे टेम्पल से बनी हुई आर्ट एंड लिटरेचर, सब कुछ उसमें होता है. फाइन. तो हमारा कल्चर हमें बताता है कि हमें किस तरीके से आगे ग्रो करना है. राइट. ऑल राइट. अब टेक्निकल इंटेलिजेंस क्या है. अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि अब हम दो कल्चर्स के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं. तो टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, सी, इंडियन जो कल्चर है, ऑफ कोर्स इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. मतलब आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसा कोई मंथ नहीं है जहाँ पे कोई छुट्टी नहीं आए, जहाँ पे कोई फेस्टिवल ना हो, ऐसा कोई मंथ नहीं होता है ना. और ये जो चीजें हैं ये ऑल ओवर इंडिया में है. कहीं पे ओणम है, कहीं पे पोंगल है, कहीं पे कोई फेस्टिवल है, कहीं पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, कहीं गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करी जा रही है. तो ऑल ओवर द ईयर हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो चलते हैं. तो इट्स कल्चरली रिच कंट्री. राइट. राइट. सो जो इंडिया है वो कल्चरली रिच कंट्री है. दैट मीन्स वी हैव सो मेनी कल्चर्स इन वन कंट्री एंड उसकी वजह से क्या चीजें होती हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंग शेप होता है ना. इन द सेम वे अगर हम किसी और कंट्री की बात करें, मे बी जर्मनी की बात करें या मे बी चाइना की बात करें, तो वहां पे क्या है, एक कंट्री है, एक कंट्री का अपना एक अलग कल्चर है और उसी कल्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें वर्कआउट करती हैं. इन द सेम वे जापान ऑल्सो. तो वहां पे क्या होता है कि पूरी कंट्री का एक कल्चर है, सो दे यूज टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. राइट. और ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो टेक्निकली काफी एडवांस्ड है. तो हमारे जो इंडिया, मतलब हमारी कंट्री में जो चीजें हैं वो है कलेक्टिव कल्चर, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कि जो इंडियन कल्चर है वो किस तरीके से काम करता है और जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है या टेक्निकल कल्चर है वो कैसे काम करता है. तो यहाँ पे मेंशन्ड है टेक्निकल इंटेलिजेंस. तो उसको हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है. हाँ, ये जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है ये कहाँ पे है, ये इंडिया में नहीं है. मतलब अब थोड़ा सा है कि हम टेक्निकली एडवांस हो रहे हैं बट स्टिल वी आर अटैच टू द रूट्स ऑफ आवर कल्चर. राइट. चाहे वो कोई भी रिलीजन है, चाहे वो कोई भी कल्चर है, कोई भी स्टेट है, कोई भी एरिया है, वी आर एक्चुअली अटैच टू द रूट्स ऑफ आवर कल्चर. बट वी आर टॉकिंग हेयर टेक्निकल इंटेलिजेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो हम वो कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पे बेसिक रूट्स ही टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं. फाइन. जैसे आप अमेरिका की बात लें, आप इंग्लैंड की बात करें, आप जापान की बात करें, तो यहाँ जो है टेक्निकली इंटेलिजेंस या टेक्निकल जो कल्चर है वो ज्यादा है. फाइन.
Okay, let's read out this. Technically advanced societies promote a specific type of child rearing practice. जो टेक्निकली एडवांस सोसाइटीज हैं वो क्या करती हैं, वो एक पर्टिकुलर तरीके से बच्चे को बड़ा करना, रेयरिंग मतलब बच्चे को जो पालना पोसना जिसे हम कहते हैं, उसको ग्रो अप करने में हेल्प करना, तो उसके ख्याल रखना, वो एक अलग तरीके की प्रैक्टिस, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रैक्टिस को प्रमोट करता है। कौन सी प्रैक्टिस को? जो हेल्प करती है उनके टेक्निकल इंटेलिजेंस को ग्रो करने में, राइट। दीज प्रैक्टिसेस मे इंक्लूड स्किल्स of generalization and abstraction, speed, minimal moves and mental manipulations। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो एक चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस का पार्ट है। अगर आप आजकल रील्स देखते हैं तो बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज लोग बना देते हैं जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं, उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर कई इस तरह के व्हाट शुड आई से, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पेस्ट कर दिए, उसके अंदर बच्चे को सेम टू सेम स्ट्रक्चर वाले जो टॉयज हैं उनको उसमें डालना है, उसमें रखना है। या बैकस जैसे हो गया, बैकस ऑल्दो वो इंडियन ही है, इसके रूट्स हैं इंडियन में, वैदिक मैथमेटिक्स में, दैट इज समवेयर सेम ऑल्सो। तो उस तरह के जो गेम्स होते हैं, गेम्स उस तरीके के आते हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस वाले। अगर आप रील्स देखते हैं तो बहुत सारे मतलब इस तरह के एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो वो सब चीजें क्या हैं? वो एक तरीके से बच्चे के टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसको ग्रो करने की हेल्प है, या उसको ग्रो करने में जो हेल्प करने वाली एक्टिविटीज हैं उन पे हम वहां पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। So intelligence test developed in Western cultures look precisely for these skills in an individual। यही हमने बात करी है कि ये जो skills है वो कहाँ पे मेनली देखी जाती है, या मेनली कहाँ पे या कौन सी कंट्रीज में होती है? वेस्टर्न कंट्रीज में, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड। इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस क्या है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस की, यानी कि एक इस टाइप का इंटेलिजेंस है जो एम्फेसाइज करता है किस चीज पे? ऑन कनेक्टिविटी विद सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। हम सोशल लोग हैं, हमें लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज करना, एंजॉय करना, मतलब ये चीजें अच्छी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम रिलेशंस बनाते हैं और उन रिश्तों को हम निभाते भी हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। इफ दे आर 3 फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स तो वो उन्हीं का सर्कल रहेगा, दे आर नॉट इन्वॉल्व विद एवरीबडी एल्स। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोई नेबर भी अगर शिफ्ट करके उन्होंने कई नए पड़ोसी आए हैं तो हम खुद से उनके पास जाते हैं खाना लेके या चाय स्नैक्स वगैरह लेके कि आप शिफ्ट कर रहे हैं, प्लीज चाय वगैरह पी लीजिए, कोई हेल्प चाहिए हो तो हमें बताइएगा, सो एंड सो। वी आर दैट मच वी आर दैट मच सोशल। बट फॉरेन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। सो इंडियन थिंकर्स वर्सेस Indian thinkers view intelligence from a holistic perspective, where equal attention is paid to cognitive and non-cognitive processes as well as their integration। तो हम दोनों तरीके की प्रोसेस पे फोकस करते हैं, कॉग्निटिव भी, नॉन कॉग्निटिव। नॉन कॉग्निटिव मतलब सोशल एक्टिविटीज, राइट, और उनको इंटीग्रेट कैसे करना है इस चीज पे हमारा पूरा फोकस होता है। ओके, फेसेट्स क्या है इंटेलिजेंस के, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन सी हैं इंटेलिजेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। सबसे पहली है कॉग्निटिव कैपेसिटी। कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? कोई भी एक्टिविटी जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है तो उसके लिए सेंसिटिव होना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सेंसिटिव होना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेंसिटिव होना, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स उसके लिए सेंसिटिव होना। तो वो चीजें हैं कि आप उन चीजों के लिए एक्टिव हैं, फाइन। जैसे हमें कोई नई चीज देखने को मिली है तो हम क्यूरियस हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉग्निटिव कैपेसिटी, राइट। सोशल कॉम्पिटेंस, एज द नेम सेज, respect for social order, commitment to elders, the young and the needy, concern about others and recognize others perspective। तो ये social competence हो गया। सोसाइटी में सोशली हमें एक्टिव होने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सोशल ऑर्डर की रिस्पेक्ट करना, कौन बड़ा है, हम हमारे कल्चर में है ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करिए,
और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में उन कल्चर्स में जाके अगर देखेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं है। अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए। तो ये चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। कमिटमेंट टू एल्डर्स, द यंग एंड द नीडी। अगर कोई जरूरत में है, कोई परेशान है, बीमार है, तो उसकी हेल्प करनी है ना। दूसरों के लिए हम कंसर्न्स रखते हैं कि अब मेरा फ्रेंड आज, मतलब चाहे वो हम फ्रेंड के, तो चलो ठीक है, फ्रेंड का हमें पता है कैसा है, क्या नेचर है एंड ऑल। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, एक दिन क्लास में आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया, तो हम क्यूरियस नहीं हो जाते बच्चा आ क्यों नहीं रहा है। वी यूज टू आस्क द टीचर कि मैम सो एंड सो स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहा है, क्या बात है। वी डू दैट। सो वी आर लाइक दैट इटसेल्फ, लाइक वो हम हैं, हमारे अंदर वो कंसर्न है, एंड बाय बर्थ या जीन्स कहें, जेनेटिक कहें, वो ट्रेट्स हमारे अंदर हैं। विद द एनवायरनमेंट आल्सो वी हैव, वी यूज्ड टू हैव दोस ट्रेट्स। ऑल राइट। इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस, इमोशनली हम लोगों से किस तरीके से अटैच होते हैं या बेसिकली डील करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो, जिनकी मम्मियाँ उनको बहुत डांटती हैं और अच्छी अच्छी डायलॉग सुनाती हैं, और दे आर लाइक मम्मी यार क्या है, बस चुप हो जाओ। मम्मी इज लाइक कि क्यों चुप हो जाऊं, हमने तुम्हें पैदा किया कि तुमने हमें पैदा किया है, हम क्यों माने तुम्हारी बात। दीज थिंग्स हैपन। फिर फाइनली क्या होता है, हम ही कंट्रोल कर लेते हैं, छोड़ो यार कौन बहस करे। होता है ऐसा। सेल्फ रेगुलेशन, हम अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं कि यहाँ तो बोलने का भाई कोई फायदा नहीं है, राइट। सेल्फ मॉनिटरिंग, हम अपने आप को मॉनिटर भी करते हैं, कहाँ पे हम बहुत गुस्सा आ रहा है हमें, कहाँ पे हम बहुत ज्यादा शांत है, कहाँ पे हमें असर्टिव होने की जरूरत है, कहाँ पे हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, राइट। इमोशंस को हम बेसिकली मॉनिटर करते हैं। ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट, सेल्फ इवेल्युएशन, ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो एस्पेक्ट हैं हमारी पर्सनैलिटी की, वो इमोशनल कॉम्पिटेंस का पार्ट है। एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस। एंटरप्रेन्योरल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी इंसान एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है और वो बिजनेस भी छोटे स्केल पे है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं एंटरप्रेन्योर बनी नहीं हूं, बिकॉज आई हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग इट, फाइन। मतलब एक इनिशिएटिव मैंने लिया है, तो अभी मुझे यहाँ पे किस किस चीजों की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है, परसिस्टेंट होने की जरूरत है, यानी कि कंसिस्टेंट, मुझे रूटीन में अपना काम करना है। ये मेरे साथ, मेरी अपने आप के साथ कमिटमेंट है। पेशेंस मुझे चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स चीजों को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में वक्त लगेगा। हार्ड वर्क तो इज इंडीड, हार्ड वर्क को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। विजिलेंस, आसपास क्या चल रहा है मुझे एक्टिवली उस चीज को ऑब्जर्व करना है, राइट। आई कांट बी सेल्फ सेंटर्ड के, मतलब मैंने आसपास देखा ही नहीं है, नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा। बट इफ समबडी इज गिविंग मी फीडबैक, आई यूज टू लाइक, आई हैव टू वेलकम दैट। अगर मैं उसको वेलकम नहीं कर रही हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज फॉर दैट, तो वहां पे मेरे लिए मेरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और अगर मैं एक स्टैटिक तरीके की चीजें आपको सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आप भी बोर हो जाओगे। तो आई हैव टू बी विजिलेंट कि आसपास क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने काम को अपडेट करना है, राइट। देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो मेरी एक्टिविटीज इस तरीके से होनी चाहिए जहां पे गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज हो। गॉट इट। तो ये चीजें हैं जो फेसेट्स हैं या ये कई एस्पेक्ट्स हैं इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, यानी कल्चरली जो हमारी ट्रेडिशन है या इंटीग्रल इंटेलिजेंस है, उसके ये एस्पेक्ट्स हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। अरे हमारा आधा घंटा हो भी गया है, सो सून, तो बहुत 3 स्लाइड्स रह गई हमारी, चलिए हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें सिर्फ यहाँ पे 3 पॉइंट्स को याद रखना है, सिर्फ 3 पॉइंट्स को। कौन से 3 पॉइंट्स। पहली चीज तो ये है कि ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया है सैलोवी एंड मेयर्स ने, इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। स्टार, हु कंसिडर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एज। अब डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस। सबसे पहली चीज क्या है, हमें अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को मॉनिटर करना आना चाहिए। हम क्या फील कर रहे हैं, whether I'm feeling angry, whether I'm feeling frustrated, और आई एम फीलिंग लाइक के एक प्रॉब्लम में मैं ऐसी जगह सिचुएशन में फंस गई हूँ कि आई कैन नॉट मूव आउट ऑफ इट, और आई एम फीलिंग सैड, और आई एम फीलिंग हैप्पी, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग आई एम हैविंग राइट नाउ, और सामने वाले इंसान के इमोशंस क्या हैं। दूसरी चीज, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम। अब इमोशंस को तो हमने देख लिया, अब उसमें डिस्क्रिमिनेट करना भी आना चाहिए।
whether it's a disgusting feeling, whether it's a sadness वाली feeling, whether it's a frustrating वाली feelings, कौन सी फीलिंग है, ये कन्फ्लिक्ट में हो किसी, तो वो अलग अलग फीलिंग्स है, उसमें हमें क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना, एंड टू यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम इस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन को, जो हमने, हमारे पास एबिलिटी है मॉनिटर करने की इमोशंस को और उसमें डिस्क्रिमिनेट करने की, हमने मॉनिटर किया, हमने डिस्क्रिमिनेट किया, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट में क्या करना है, हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है किस चीज में, इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम हमारे लिए यूज करेंगे ना, किसी और के लिए तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। अपनी थिंकिंग, अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। गेटिंग द पॉइंट? मीन्स आपको पता है कि सामने वाला इंसान परेशान है, आपको पता है कि आप गुस्से में हैं, तो आपको यहाँ पे उस पर चिल्लाना चाहिए या उसके साथ शांति से अपने आप को कंट्रोल करके आप सामने वाले इंसान को कंसोल करेंगे, क्या करेंगे आप? ये जो है एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए। गॉट इट? 3 एस्पेक्ट हो गए। ऑल राइट। इमोशनल क्वेश्चन इन EQ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे हम इंटेलिजेंस IQ था, वैसे ही यहाँ पे EQ होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो डेफिनेशन में है वैसा ही कुछ यहाँ पे है। Perceive and be sensitive to your feelings and emotions. Perceive and be sensitive to various types of emotions in others. अपनी feelings के लिए sensitive होना, दूसरों की feelings के लिए sensitive होना. Then relate your emotions to your thoughts. अपने emotions को अपने thoughts से connect करना, relate करना, कि क्या जो मैं सोच रही हूँ या और जो मैं feel कर रही हूँ is that same or is there these are different from each other. अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बहुत गुस्सा आ रहा है कि गुस्सा ऐसा है कि मैनेजेबल है, बहुत रोना आ रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हो, इट्स मैनेजेबल, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि इट्स ओके, कि ठीक है, खुश है, राइट? जब हम खुश होते हैं तो हम सारे पूरे घर में से फुदकते हुए घूम रहे होते हैं, लिटरली दिस हैपेंस ना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं खुश होती हूँ मेरा फटाफट से सारा होता तो काम जल्दी जल्दी से कर लिया जाए, बट व्हेन आई एम सैड या किसी भी चीज को लेकर मैं अगर परेशान हूँ, तो आई जस्ट वांट टू लाई डाउन ऑन माय बेड एंड आई लिटरली डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सीरियसली। ओके, लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब होता है कि एक ड्यूरेशन के लिए, कि थोड़ी देर के लिए वो कंट्रोल करना पड़ रहा है। रेगुलेट का मतलब होता है कि मैनेज करना। अगर बहुत गुस्से में है तो थोड़ा सा डाउन करके इतना गुस्सा मतलब दिखाएं जितना मैनेजेबल है, फाइन। एंड देयर एक्सप्रेशंस व्हाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स। जब आप अपने आप से और दूसरों से डील कर रहे हैं तो फिर अपने इमोशंस को और अपने एक्सप्रेशंस को मैनेज करना। ऑल राइट, ये इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पेशल एबिलिटीज, देखिए इंटेलिजेंस हमने देख लिया, IQ क्या है। सिर्फ IQ के बेसिस पे आप किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो उसके साथ में आपको कुछ और चीजों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे कि वैल्यूज, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे कि एप्टीट्यूड एंड जैसे कि इंटरेस्ट, राइट? यही हमने बात की थी स्टार्टिंग में जब डोमेन्स पढ़े थे हमने ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, है ना? ओके, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर ही पर्सनैलिटी के बारे में है। यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 2 टॉपिक्स, एप्टीट्यूड क्या है और इंटरेस्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके टेस्ट। एप्टीट्यूड में क्या होता है, सिंपली एक कॉम्बिनेशन है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है जो बताती है कि एक इंसान में कुछ किसी भी चीज को लर्न करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, राइट? यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूं, तो क्या मेरे पास वो इंजीनियरिंग वाली कैपेबिलिटी है या नहीं है? या फिर अगर मैं कहूं मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, तो क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? डू आई एम हैविंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज कैपेबिलिटीज और नॉट? तो ये बताता है कि आप आफ्टर ट्रेनिंग वो चीजें सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, आपको इस लाइन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है?
All right. Characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. ट्रेनिंग के बाद एक पर्टिकुलर टाइप की स्किल आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, ये बताता है क्या? एप्टीट्यूड. The knowledge of aptitude can help us to predict an individual's future performance. तो हम एप्टीट्यूड की हेल्प से एक इंसान फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है. डीवीडीए और डीएटी ये जो है टेस्ट हैं एप्टीट्यूड के जो अक्सर यूज किए जाते हैं. डिफरेंशियल बैटरी फॉर डेविड्स बैटरी फॉर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड फर्स्ट एंड डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट ये दूसरा एग्जाम वो है. इनकी फुल फॉर्म आपके बुक में दी हुई है, यहाँ पे इतना स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, तो आई थॉट कि इसकी जरूरत नहीं है. ओके. इंटेलिजेंस क्या है, सॉरी इंटरेस्ट क्या है? सिंपली प्रेफरेंस है फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि आपको चाय पीनी की कॉफी पीनी है, नेटफ्लिक्स देखना है या यूट्यूब चलाना है, प्रायोरिटी है. जैसे नेटफ्लिक्स का यूट्यूब का कोई ऐसे बना नहीं ना पैरेलल, मतलब ऐसा कुछ. नेटफ्लिक्स या प्राइम ले लेते हैं या Z5, तो कुछ भी मतलब प्रेफरेंस क्या होगी आपकी, राइट. इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉरी एग्जाम्पल मतलब टेस्ट कौन से इसके? CIS कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट स्केड्यूल एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री असेसमेंट. ये दो टेस्ट के मेरे नाम यहाँ पे डाले हुए हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, अ स्टूडेंट विद हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग. एक ऐसा इंसान जिसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड अच्छा है और उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में आ रहा है टेस्ट में, तो वो सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर बनने के उसके चांसेस ज्यादा है. फाइन. लास्ट पार्ट क्रिएटिविटी. बहुत सिंपल, जैसे हमने कल्चर में पढ़ा था वैसा ही कुछ क्रिएटिविटी के साथ रिलेशन है. अच्छा आप बताइए, आपकी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत क्रिएटिव नहीं होंगे, मे बी इंटेलिजेंट होंगे. कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ना क्रिएटिव है ना इंटेलिजेंट है, मतलब आईक्यू भी उनका अच्छा नहीं है, तो वो एवरेज या हम थोड़ा सा बिलो एवरेज में काउंट कर सकते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही क्रिएटिव है. फाइन. क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी एक एबिलिटी है. आप जब ओरिजिनल अपनी आइडियाज, ओरिजिनल थ्योरी, ओरिजिनल टेक्निक्स को जब आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी. फाइन. जब यहाँ पे आपका इनोवेटिव माइंड नजर आ रहा है कि हाँ आपने कुछ नया किया, इट्स नॉट रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट, और अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी, अगर आप डांस कर रहे हैं तो वही क्रिएटिव हुआ, नहीं. क्रिएटिविटी किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है. इफ यू आर मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो, दैट इज अ क्रिएटिविटी. हाउ यू आर डीलिंग विद प्रॉब्लम विद ऑफ द स्टूडेंट्स, और बेसिकली जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से डील कर रहे हैं. इफ आई एम अ काउंसलर, आई एम ऑल्सो क्रिएटिव, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, और जो आपके पास काउंसलिंग के लिए लोग आ रहे हैं उनकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स होंगी. ऐसा नहीं है कि दो लोगों की सेम प्रॉब्लम होगी, आप दो लोगों को बिठा के एक साथ उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो वहां पे भी क्या चाहिए? क्रिएटिविटी चाहिए. इफ यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर. फाइन. A creative individual typically displays originality, imagination and expressiveness. अपने कुछ नए थॉट्स हैं, अपनी कुछ अलग इमेजिनेशंस हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं. फाइन. ओके. रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, इन दोनों में रिलेशन क्या है? टर्मैन नाम का जो पर्सन है 1920s में, उसने एक रिसर्च करी थी कि जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी हों. At the same time, creative ideas could come from person who did not have a very high IQ. जिनका IQ बहुत अच्छा नहीं है, वहां से भी क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं. यानी कि हाई और लो लेवल क्रिएटिविटी दोनों ही लोगों में मिल सकती है, हाईली इंटेलिजेंट और एवरेज इंटेलिजेंस. हाँ ऑफ कोर्स स्पेशली एबल्ड में मिलना मुश्किल है, लेकिन जो हमारे केसेस होते हैं, किसके कौन सा डिसऑर्डर होता है, माइंड में नाम घूमे, माई नेम इज खान मूवी देखी है, उसमें है ना, मतलब ऐसे दिमाग में ना नाम घूम रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू मेक इट आउट, लाइक क्या वर्ड है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट.
सीरियसली मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था। मतलब उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स में, आप डाउन सिंड्रोम ले या फिर आप कोई भी डिसऑर्डर ले, या स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ लेवल तक हम क्रिएटिविटी को डाल सकते हैं, कुछ लेवल तक, बट इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर हाईली क्रिएटिव बन के आए, नहीं। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट। आईक्यू का एक मिनिमम लेवल जो है वो होना चाहिए कि आपका नियर अबाउट 80-85 के अराउंड आपकी इंटेलिजेंस है, आपका आईक्यू है, दैट इज वेल एनफ। बट क्रिएटिविटी हाई है, दैट इज पॉसिबल, लेकिन क्रिएटिविटी हाई हो और आपका आईक्यू बिलो 70 हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का रिलेशन हमें पता लग गया, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमें चाहिए, दैट इज ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो बहुत क्रिएटिव है तो बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, ये बहुत इंटेलिजेंट है तो बहुत क्रिएटिव भी होगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फाइन, ऑल राइट। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट लूंगी सिर्फ मैं आपके। और व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस का? अब 3 मार्क्स में बताना है, तो यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन है उसको आप 3 पॉइंटर में डिफाइन कर देंगे तो बहुत है। और अगर आप चाहते हैं कि डेफिनेशन तो हमने एक सेकंड सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दी, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो आपको होमवर्क में देने थे, मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है, तो आपको बताना है मुझे कि आप इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। सेकंड इज हाउ इज इंटेलिजेंस रिलेटेड, डबल डबल इज लग गया, टू क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या रिलेशन है, ये भी आपको बताना है 3 मार्क्स में। तो बताइएगा, कमेंट करिए या मैसेज करिए टेलीग्राम पे। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और यस, सिर्फ खुद नहीं पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी है, तो उनके साथ भी लिंक शेयर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई खुद हम वीडियोस देख लें, अरे वाह हमें तो अच्छी वीडियोस मिल गई, और खुद देख रहे हैं, हम फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये चीटिंग होगी। हाँ, मतलब कंपटीशन ऐसा हो ना कि मतलब टक्कर का हो अच्छे से। ऑल राइट, तो आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस को कमेंट में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू रीड द चैप्टर, क्योंकि मंडे को क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, डू रीड द चैप्टर एंड कम अप विद न्यू ideas of answering the questions. All right, bye bye, take care and do study. All right, bye.